India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया को मिली 5 दिन की ईडी रिमांड। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया पूछताछ का किया जा रहा है बहाना। ईडी ने कहा जांच पर है अहम मोड़ पर जांच, रिमांड है बेहद जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के चैम्बर मामले में इमारत के प्रशासनिक अधिग्रहण मसले पर सीजेआई ने कहा हम पर न्यायिक शक्तियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगेगा। सर्वोच्च अदालत के नए भवन की योजना की भी सीजेआई ने जानकारी दी। चीता संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब विशेषज्ञ निकाय है तो चीता प्रोग्राम की निगरानी हम क्यों करें। पक्षकारों ने दी दलीलें। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से परामर्श जारी रहेगा। तमिलनाडु में आरएसएस रूट मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ नई याचिका दाखिल। राज्य सरकार ने मार्च की इजाजत देने पर जताई है आपत्ति। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है। 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड मांगी है। ईडी ने आरोप लगाया कि मोबाइल के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसका डेटा निकाला जा रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को और 5 दिन रिमांड पर भेजा। मनीष के वकील ने कहा कि ईडी की रिमांड अर्जी में वही है जो कुछ सीबीआई अपनी रिमांड में कह चुकी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये बस ईडी का रिमांड लेने का तरीका है। सिसोदिया की ओर से कहा गया जब दूसरी एजेंसी जांच करती है तो वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है, लेकिन ईडी के रिमांड में कहीं भी प्रोसीड ऑफ क्राइम का जिक्र नहीं है। हमें पता है कि क्राइम क्या है, हमारे ऊपर आरोप क्या है, लेकिन ईडी ये नहीं बता पा रही कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है। ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सिसोदिया की तरफ से कहा गया क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है। कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है। मनीष के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे की पूछताछ हुई। सिर्फ 4 लोगों से कन्फ्रंट कराया गया। इस पर ईडी की ओर से आपत्ति उठाते हुए कहा कि आरोपी की तरफ से दी गई दलील बिल्कुल गलत है। हम रोज 5 से 6 घंटे पूछताछ कर रही है।
वहीं मनीष के वकील ने कहा कि ईडी को बताना चाहिए कि अब तक क्या जांच की गई है। कोर्ट ने ईडी के जांच अधिकार को ये देखने के लिए बुलाया है कि किस दिन कितने घंटे की पूछताछ हुई। जांच अधिकारी जज को आंकड़े दिखा रहे हैं। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि क्या ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। ईडी को ये बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम या अपराध क्या हुआ है। सिसोदिया की ओर से कहा गया कि कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है, समन जारी कर कन्फ्रंट कराया जा सकता है। ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में की जा रही है। ईडी ने आरोपी की उस दलील पर तर्क दिया जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात कही गई है। ईडी ने कहा प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम प्रॉफिट मार्जिन का 12% किए जाने का पता लगाने के लिए ही गिरफ्तारी की गई। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिनेश अरोड़ा 15 मार्च को ईडी मुख्यालय में ही था, लेकिन उस दिन कन्फ्रंट नहीं करवाया गया। अब कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा से आमना सामना करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के चैम्बर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बेंच के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान आवंटित जमीन के अधिग्रहण और इमारत के प्रशासनिक अधिग्रहण का भी मसला उठा। कोर्ट ने कहा कि हम पर न्यायिक शक्तियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगेगा। इस दौरान सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के नए भवन बनाने की योजना की भी बात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एससीबीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के चैम्बर ब्लॉक में तब्दील करने की मांग के मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच के सामने एससीबीए की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एससीबीए की तरफ से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि वकीलों के भविष्य की बेहतर स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट हमारी याचिका पर नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है। इसके लिए हम कोर्ट के आभारी रहेंगे। जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि क्या हम और बिल्डिंग्स का अधिग्रहण कर सकते हैं। वहीं विकास सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी कई बिल्डिंग का अधिग्रहण किया है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये प्रशासनिक पहलू पर लिया गया निर्णय था। जस्टिस कौल ने कहा कि हम वकीलों की बात समझते हैं, लेकिन क्या हम किसी आवंटित जमीन को ऐसे ही ले सकते हैं? हम सभी इसके हितधारक हैं। इस इमारत को एक विशेष समयावधि के लिए बनाया गया था और अब हम इसे सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान में इस व्यवस्था में चल पाना संभव नहीं है। सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को हम सरकार को बता सकते हैं और प्रशासनिक पहलू से इसमें बदलाव किया जा सकता है। सीजेआई वकील हमारी संस्था का हिस्सा है और हमें उनकी जरूरत है, लेकिन क्या हम वकीलों के लिए इस तरह से अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर फिर उंगलियां उठेंगी कि हम लाभ के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि सरकार के पास संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम उन्हें अपने लाभ के लिए ही काम के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस पर विकास सिंह ने सहमति जताते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि मामला क्या है, लेकिन इस पर चर्चा शुरू की जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के लिए नए भवन के लिए विचार कर रहे हैं जो अगले 75 से 100 वर्षों तक चल सकता है और हम चाहते हैं कि उसमें बार को उचित स्थान मिल सके। लोक निर्माण विभाग की योजना पहले ही बन चुकी है, इसकी ड्राइंग भी तैयार है। हम निर्माण और भूमिगत पार्किंग आदि की जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे। जस्टिस कौल ने कहा कि हम काम पर हैं, लेकिन हमने ये सब प्रशासनिक तरीके से किया है। वहीं जस्टिस नरसिम्हन ने भी कहा कि इन विषयों के प्रशासनिक पहलू अधिक सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि हम वकीलों की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं, आप भरोसा रखें, हम इस पर विचार कर रहे हैं। मामले पर सुनवाई के बाद सीजेआई ने कोई आदेश जारी नहीं किया। ये जरूर कहा कि इस मुद्दे पर आप लोगों की दलीलों पर भी विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में 1.33 एकड़ जमीन को स्थानांतरित करके बार एसोसिएशन को आवंटित करने के लिए कहा गया है ताकि उस पर वकीलों के चैम्बर बनाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और
उधर चीता संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कहा गया कि चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ऐसे में इस क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है। अफ्रीकी चीतों को लाने की केंद्र की योजना की निगरानी हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब विशेषज्ञ निकाय है तो चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम की निगरानी क्यों करे। सुप्रीम कोर्ट की हरित पीठ ने चीतों के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को मार्गदर्शन और निर्देशित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा, चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को लेकर हम प्रशासक बन गए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त समिति को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराने और उनकी सलाह और प्रस्तुतियां स्वीकार करने के लिए वैधानिक निकाय को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। चीता को अफ्रीका महाद्वीप से भारत में लाने की केंद्र की योजना में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूत अस्वीकृति का संकेत दिया। अदालत द्वारा नियुक्त समिति की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन ने हालांकि तर्क दिया कि एनटीसीए चीतों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीकी अधिकारियों के साथ बातचीत में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने दावा किया कि विशेषज्ञ निकाय अदालत द्वारा नियुक्त किया गया। जस्टिस विक्रमनाथ ने जवाब दिया, अगर एनटीसीए बाघों से निपट सकता है तो वे चीतों से निपट सकते हैं। इसके जवाब में सेन ने बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त निकाय को डॉक्टर रंजीत सिंह चीता के क्षेत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञ और केंद्र सरकार में वन्यजीव संरक्षण के निदेशक के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है। सेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के अनुबंध की शर्तों ने संकेत दिया कि उनसे परामर्श किया जाना जारी रहेगा। सेन ने जवाब दिया, इसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि इस अदालत का निर्देश है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले विशेषज्ञ समिति को जानकारी देना अनिवार्य है। जस्टिस गवई ने दृढ़ता से समझाया कि ये आदेश उस समय प्रचलित कुछ चिंताओं को कम करने के लिए पारित किया गया। उन परिस्थितियों में एनटीसीए को अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया। अदालत ने ये तय करने की समिति जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि अनुमति दी जानी है या नहीं। इसके बाद शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की देखरेख की कल्पना करते हुए पहले के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने का इरादा रखती है। पीठ शुक्रवार 28 मार्च को आगे के निर्देशों के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए विशेषज्ञ निकाय द्वारा वर्तमान याचिका के साथ आवेदन पर सुनवाई करने पर सहमत हुई। 29 जनवरी 2020 को न्यायालय ने भारत के क्षेत्र में अफ्रीकी चीतों को पेश करने की केंद्र की योजना की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का आदेश पारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रस्तावित रूट मार्च से संबंधित विवाद में राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा एकल रूप से पारित मूल आदेश के खिलाफ एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की है। पीठ ने 22 सितंबर 2022 को संगठन को जुलूस निकालने की अनुमति दी। 10 फरवरी को मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। इस आदेश में आरएसएस के जुलूसों के लिए एकल पीठ द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया गया था। आरएसएस द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2022 में पारित मूल आदेश को संशोधित करते हुए नवंबर 2022 में एकल पीठ द्वारा शर्तें लगाई गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 4 नवंबर 2022 को एकल न्यायाधीश ने 29 सितंबर 2022 को पारित पहले के आदेश को संशोधित करके अतिरिक्त शर्तें लगाई। पहले आदेश की अवहेलना की गई। पीठ ने पूछा कि क्या एकल पीठ अवमानना शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल आदेश को संशोधित कर सकती है। तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य ने अब सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ ताजा SLP दायर की है। राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ को सूचित किया कि नई SLP को आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है और मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया गया।
ताकि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा सके। आरएसएस की ओर से पेश वकील ने स्थगन के अनुरोध का यह कहते हुए विरोध किया कि राज्य पिछली बार वैकल्पिक मार्गों पर प्रस्ताव देने पर सहमत हो गया था। पीठ ने मामले को 27 मार्च तक के लिए टालने पर सहमति जताई। पिछली सुनवाई पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित रूट मार्च का पूरी तरह से विरोध नहीं करती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे शर्तों के साथ प्रतिबंधित करना चाहती है। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने 2 दशक पुराने रेप के एक मामले में स्थानीय अदालत द्वारा सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम की अपील को स्वीकार किया। इस साल जनवरी में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को 2001 से 2007 तक अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में एक शिष्या के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आसाराम पर 10,000 का जुर्माना लगाया था। इसके साथ पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 50,000 देने का निर्देश दिया गया। 2013 की बात है जब गुजरात के सूरत जिले की एक लड़की जो आसाराम की भक्त थी ने आरोप लगाया कि 2001 में उसके अहमदाबाद स्थित आश्रम में उसके द्वारा बार बार बलात्कार किया गया था। अपनी सजा को चुनौती देते हुए उसने उच्च न्यायालय का रुख किया। गुरुवार को उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.एच. वोरा और जस्टिस मोना एम. भट्ट की बेंच ने अंतिम सुनवाई के लिए अपील को स्वीकार कर लिया। सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और 7 अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी के मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। आसाराम वर्तमान में एक अलग बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें उसे वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से गांधीनगर अदालत में पेश किया गया था। आसाराम एक अन्य बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में जोधपुर जेल में है। सूरत की अदालत ने नारायण साई के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ बलात्कार किया गया था। छोटी बहन ने नारायण साई और बड़ी ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.